आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बता दें, आप हर इतवार शाम 6 बजे हमारा क्राइम शो बेनकाब देखते आए हैं, लेकिन अब आप देख पाएंगे बेनकाब एक नए वक्त पर हर इतवार रात 11 बजे। आज भी इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए इस चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। बात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के स्कूलों में खेले गए खूनी खेल की। सबसे पहले बात लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल की, जहां 6ठी दर्जे में पढ़ने वाली एक तालिबा पर 6 साल के एक तालिबे इल्म पर चाकू से गोद कर कत्ल की कोशिश करने का इल्जाम है। मासूम की जान तो बच गई, लेकिन सवाल उठता है तालिबा ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। लखनऊ के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा 6 साल का मासूम ऋतिक है। ब्राइटलैंड स्कूल में पहली दर्जे में पढ़ने वाले ऋतिक पर जानलेवा हमला किया गया था। हमला करने का इल्जाम स्कूल की ही 6ठी दर्जे में पढ़ने वाली एक नाबालिग तालिबा पर है। तालिबा उसे मरा समझकर छोड़ गई थी, लेकिन ऋतिक की किस्मत अच्छी थी कि वक्त से पहले ब्राइटलैंड स्कूल के डिसिप्लिन हेड अमित सिंह मौके पर पहुंच गए और ऋतिक को बचाने की कवायद शुरू हुई। उसकी जान बच गई। मासूम ऋतिक के दिए बयान के मुताबिक 16 जनवरी 2018 की सुबह 9:30 बजे हर रोज की तरह ऋतिक के वालिद उसे स्कूल छोड़ कर गए। स्कूल असेंबली के बाद ऋतिक अपने क्लास में जा रहा था कि रास्ते में ऋतिक को एक दीदी मिली। वो उसे अपने साथ 2nd फ्लोर पर बने बाथरूम में ले गई, दुपट्टे से उसे बांध दिया और फिर सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ मार कर जख्मी कर दिया। लड़की बेहोश ऋतिक को मरा समझकर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गई। इसी बीच स्कूल के डिसिप्लिन हेड राउंड पर निकले तो ऋतिक को भी होश आ गया। उसने बाहर से बंद बाथरूम के दरवाजे को पीटना शुरू किया। आवाज सुनते ही डिसिप्लिन हेड अमित सिंह मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ बच्चे की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। ऋतिक को फौरन प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उसकी हालत नाजुक होने के चलते ट्रामा सेंटर ले जाया गया। साथ ही स्कूल इंतजामिया ने मामले की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। बाथरूम से लाल रंग का दुपट्टा, चाकू, लड़की के बाल बरामद किए गए। ब्राइटलैंड स्कूल में तलबा पर हुए हमले की खबर सुनते ही स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। पेरेंट्स अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर परेशान होने लगे और स्कूल इंतजामिया पर सवाल या निशान उठने लगे। शुरू में तो बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा था, लेकिन जब हम लोग उसको लेके जा रहे थे रास्ते में अपनी गाड़ी में, तो बच्चे ने धीरे धीरे उससे हमने कहीं कुछ पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चे ने बताया कि मैम मैं जब सीढ़ी से उतर रहा था तो एक दीदी आई मेरे पास और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के ले गई। उन्होंने कहा पहले मारा और फिर उनके हाथ में कोई चीज़ थी पॉइंटेड, उस पॉइंटेड चीज़ से उन्होंने मुझे हिट किया। स्कूल में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ा बच्चे की गलत बात है। स्कूल में ऐसी घटना होना बहुत गलत बात। लोग सुरक्षा के लिए भेजते बच्चों को और ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमको भी थोड़ा डर लगा। अभी सुबह आए तो हमें मालूम ऐसा डर भी है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके थोड़ा सेफ्टी बच्चों पे ज़्यादा होनी। इसी बीच बच्चे के होश आने पर उसने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाली दीदी को वो जानता तो नहीं है, लेकिन उसके बाल कटे हुए थे और वो स्कर्ट पहने हुए थी। ऋतिक ने पूछा कि उसे क्यों मार रही हो, तो लड़की का जवाब था तू मरेगा तो स्कूल की छुट्टी होगी। ऋतिक के बयान के बाद पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। स्कूल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। स्कूल में पढ़ने वाली उन लड़कियों का पता किया गया जिनके बाल कटे हुए हैं। वारदात को 8वीं या उससे कम दर्जे में पढ़ने वाली किसी तालिबा ने अंजाम दिया है। स्कूल इंतजामिया को इस बात का भी यकीन हो गया। दरअसल 8वीं के बाद लड़कियों के लिए ड्रेस कोड सलवार सूट है। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाली 3 लड़कियों के बाल कटे हुए हैं। ऋतिक को 3 लड़कियों के फोटो और स्केच दिखाए गए तो उसने एक लड़की को पहचान लिया। फिर क्या था, 6ठी दर्जे में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने गुनाह करने की बात से इनकार कर दिया और कह दिया कि प्रेयर के बाद वो कंप्यूटर रूम में चली गई थी।
पुलिस ने मुलजिम तालिबा को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे बाराबंकी के बाद सुधार गृह भेज दिया गया। 19 जनवरी को उसे 30 जनवरी तक के लिए जमानत दे दी गई, तो गिरफ्तार स्कूल प्रिंसिपल को भी जमानत मिल गई। पुलिस ने मौके वारदात पर मिले लड़की के बाल और दूसरे सबूतों को फॉरेंसिक तहकीकात के लिए भेज दिया है। जो घटना हुई है स्कूल की वो दुखद तो है ही, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के द्वारा ही दूसरे स्टूडेंट के प्रति अपराध किया गया है। लेकिन जहां तक बात है स्कूल की, तो इसको सीरियसली लिया जा रहा है कि स्कूल के प्रशासन ने इस मामले में कोई प्रकार का कोऑपरेशन पुलिस के साथ 24 घंटे तक नहीं किया। घटना को छुपाने में इंटरेस्ट रखा। स्कूल्स को सारे निर्देश 3-4 महीने पहले बहुत डिटेल में दिए गए थे। डीजीपी साहब के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे शासनादेश एडवाइजरी जारी की गई थी। सभी स्कूल्स को बुला के माननीय डिप्टी सीएम साहब के द्वारा ब्रीफ किया गया था। मामले को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लड़की ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, तो उसके वालिदैन भी अपनी बेटी पर लगे इल्जामात को झूठा बता रहे हैं। असलियत तो आगे की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस वारदात ने हरियाणा के गुरुग्राम में प्रद्युमन मर्डर केस की याद को ताज़ा कर दिया है। प्रद्युमन का टॉयलेट में धारदार हथियार से हमला कर कत्ल कर दिया गया था। मामले में पहले स्कूल बस कंडक्टर को मुलजिम बनाया गया था। बाद में सीबीआई तहकीकात में असली मुलजिम स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के नाबालिग तालिबे इल्म को पाया गया। उस पर भी स्कूल की छुट्टी कराने के मकसद से कत्ल करने का इल्जाम है। लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल की तालिबा पर भी छुट्टी कराने के लिए मासूम ऋतिक पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। सवाल है कि वाकई वारदात को उसी नाबालिग तालिबा ने अंजाम दिया है या फिर वारदात को अंजाम देने वाला कोई और है। ये तो आगे की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में एक तालिबा ने स्कूल में खूनी खेल खेला, तो हरियाणा के यमुनानगर में भी एक तालिबे इल्म ने स्कूल के अंदर खूनी खेल की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, स्कूल प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत की नींद सुला दिया गया। मुलजिम मौके पर ही पकड़ा गया। आखिर एक तालिबे इल्म ने अपनी स्कूल प्रिंसिपल के खून से हाथ क्यों रंगे, सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। यमुनानगर के थापर कॉलोनी का स्वामी विवेकानंद स्कूल 20 जनवरी 2018 स्कूल प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। प्रिंसिपल ऑफिस में रिवॉल्वर से गोलियां दागकर उनका कत्ल कर दिया गया। वारदात को स्कूल में ही पढ़ने वाले 12वीं दर्जे के एक तालिबे इल्म ने अंजाम दिया है। पूरे मामले पर गौर करें तो सुबह 11:30 बजे स्कूल प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा अपने ऑफिस में थी कि स्कूल में पढ़ने वाला तालिबे इल्म प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा और साथ लाए रिवॉल्वर से प्रिंसिपल रीतू पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। जख्मी होकर प्रिंसिपल रीतू वहीं गिर गईं, तो वारदात को अंजाम देने वाला लड़का बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। स्कूल गार्ड्स ने उसका पीछा किया, लेकिन इतनी देर में मुलजिम स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। हालांकि गार्ड और दूसरे लोगों की मदद से मुलजिम लड़के को पकड़ लिया गया। पहले तो मुकामी लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की और फिर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी तो जब दबोचा गया है, वो अकेला लड़का ही पब्लिक ने दबोचा है, छात्र है यहाँ का। और एक और जो कोई बता रहे थे कि लिफ्ट ली है या उससे वहीं पे वो था या कोई जाते हुए की लिफ्ट ली है, वो भी सारे का सारा एक नाम सामने आया है। तो उससे भी हम अरेस्ट करके टीम हमारी गई हुई है। उससे भी वो लिफ्ट के चलते की लिफ्ट ली गई थी या इसमें काम में वो साथ था, इन्वेस्टिगेशन का मैटर। उधर जख्मी स्कूल प्रिंसिपल को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रिंसिपल के ठीक होने की दुआएं की जाने लगी, लेकिन जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। 2 घंटे बाद इलाज के दौरान प्रिंसिपल रीता छाबड़ा ने दम तोड़ दिया। सवाल उठता है, आखिर एक तालिबे इल्म ने अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल को इस बेरहमी से क्यों मारा? पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने खुलासा किया कि प्रिंसिपल उसे परेशान करती थी। कम हाजिरी के चलते स्कूल ने उसे निकाल दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने प्रिंसिपल का कत्ल कर दिया। मारने का कारण जो है वो बच्चे का कोई स्कूल के प्रति कि कोई ऐसा मैम से कोई उनका होगा, कोई मतभेद किसी बात को लेकर के लेट आने के पीछे, या कोई स्कूल में होमवर्क के पीछे कुछ ऐसी बात
हो सकती है। और टीचर्स डांटते भी हैं और कहते भी हैं, उनकी ड्यूटी है बच्चे को कैरियर बनाना। मुलजिम ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी। वारदात के बाद स्कूल के तलबा भी सहम गए थे। शिवांश नाम का बच्चा है, उसको रेस्टिकेट कर दिया गया था स्कूल से। वो गोलियां मार के गया मैडम को गोलियां मार के गया, हमने पकड़ लिया, सिर्फ इतनी जरूरी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। रिवॉल्वर मुलजिम के वालिद के नाम है। उसके वालिद के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वारदात के पीछे और भी कोई वजह हो सकती है, पुलिस तहकीकात के बाद ही साफ हो पाएगा। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, तो प्रिंसिपल के घर वालों और स्कूल स्टाफ का रो रो कर बुरा हाल है। वीना अरोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यमुनानगर, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कातिल हसीना की। सीसीटीवी में कैद चोरियों के करतूत की, साथ ही जानेंगे कौन है हरियाणवी फोक सिंगर ममता शर्मा का कातिल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। पहले तो दोनों में प्यार परवान चढ़ा, नाजायज रिश्ते बने और फिर आशिक का कत्ल हो गया। ग्रेटर नोएडा के बॉक्सर जितेंद्र के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। वारदात को अंजाम देने वाली उसकी महबूबा समेत 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। सृष्टि ने ही गोली मारकर जितेंद्र का कत्ल किया था। आखिर ये नौबत क्यों आई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आई सृष्टि गुप्ता, इमरान और नफीस हैं। सृष्टि पर अपने आशिक को गोली मारकर कत्ल करने का इल्जाम है। इस कत्ल की साजिश रचने से लेकर अमली जामा पहनाने तक सृष्टि, इमरान और नफीस ने अहम रोल अदा किया है। सृष्टि पर इंटरनेशनल बॉक्सर जितेंद्र मान का कत्ल करने का इल्जाम है। वारदात के पीछे वजह क्या है, जरूर बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, 10 जनवरी 2018 को ग्रेटर नोएडा के एवीजे हाइट्स सोसाइटी में फ्लैट नंबर H606 में जितेंद्र मान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जितेंद्र की खून से लथपथ लाश 12 जनवरी 2018 को बरामद की गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस के लिए इस कत्ल को सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें जितेंद्र तो आता दिखा, लेकिन उसके कत्ल करने का कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ जो डीवीआर लगा है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें जो जितेंद्र है वो यहाँ से जाते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। जितेंद्र की फोन कॉल डिटेल्स खंगाली गई और सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा गया। शक की सुई जितेंद्र की गर्लफ्रेंड सृष्टि पर गई। उस पर शिकंजा कसा गया। पहले तो उसने वारदात किए जाने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट गई और जितेंद्र का कत्ल करने की बात कबूल ली। साथ ही वारदात में साथ देने वाले इमरान और नफीस के नाम का भी खुलासा कर दिया। उनकी प्रोफेशनली जो उनके मित्र वगैरह हैं, सबसे बात की गई तो एक उनकी पर्टिकुलर महिला मित्र का नाम आया था, जिनका नाम है सृष्टि गुप्ता, जिसपे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से शक किया था। जब उनके वेयर अबाउट्स चेक किए गए तो एहसास हुआ कि फोन के हिसाब से तो वो यहाँ नहीं थे, पर जब उनकी फोटोज वगैरह, कुछ गार्ड्स वगैरह और आसपास दिखाई गई तो एक आध लोगों ने उसे पहचाना, जिससे हमारे शक की बिंदु उन पर और मजबूत हुई। सृष्टि ने खुलासा किया, 4 महीने पहले ग्रेटर नोएडा के जिम में जितेंद्र से मुलाकात हुई थी। जितेंद्र जिम का ट्रेनर था तो सृष्टि जिम करने आती थी। सृष्टि और जितेंद्र के बीच प्यार पनपा और दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। जितेंद्र ने उसका फहश MMS बना लिया और सृष्टि को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़े भी हुए। परेशान होकर सृष्टि ने पूरी दास्तान अपने पुराने आशिक और बुलंदशहर के रहने वाले मीट कारोबारी इमरान को बताई, जिसके बाद सृष्टि और इमरान ने जितेंद्र का काम तमाम करने का प्लान बनाया। कोई एक वीडियो क्लिप थी जिसको लेकर जितेंद्र और सृष्टि का अक्सर अनबन रहती थी।
सृष्टि का मंशा था कि वो क्लिप डिलीट हो जाए और उसी के कंटेक्स्ट में वो जितेंद्र से मिलने उसके घर गई थी। कॉन्स्पिरेसी में इवेंचुअली उनके साथ दो उनके मित्र और थे, एक इमरान करके है और एक नफीस है। ये दोनों भी बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं। इमरान ने सृष्टि को वेपन प्रोवाइड किया था और उसे बताया था कि भाई कैसे कैसे घटना कारित कर सकती हो। 10 जनवरी 2018 को इमरान ने सृष्टि को लोडेड पिस्टल लेकर ग्रेटर नोएडा के एवीजे हाइट्स सोसाइटी भेजा। सृष्टि पिस्टल को बैग में छिपाकर जितेंद्र मान के फ्लैट में पहुंची। पहले तो उसने जितेंद्र को मोबाइल से अपना फहश MMS डिलीट करने को कहा। जितेंद्र नहीं माना तो सृष्टि ने पिस्टल निकालकर जितेंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। जितेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो सृष्टि उसका मोबाइल लेकर फ्लैट में ताला लगाकर बाहर निकल आई। जितेंद्र के 2 दिन तक जिम न पहुंचने पर उसका भाई फ्लैट पर आया। ताला खोलने पर जितेंद्र का कत्ल होने का खुलासा हुआ। कत्ल से पहले सृष्टि ने अपना मोबाइल इमरान के ड्राइवर नफीस को दे दिया था, जो लोकेशन बदल बदल कर इमरान से बात करता रहा ताकि पुलिस को यकीन हो जाए वारदात के वक्त सृष्टि ग्रेटर नोएडा आई ही नहीं थी। लेकिन पुलिस की पैनी नज़र से गुनाहगारों का गुनाह छिप नहीं सका। लोग यहाँ से भागने की फिराक में थे क्योंकि पुलिस कुछ समय से इन्हीं के घर के आसपास लगी हुई थी, तो इनको भी एहसास हो गया था कि पुलिस का शक इन पर गरमा रहा है। तो आज इनकी अरेस्टिंग हुई है। इसी में ही ये इनोवा गाड़ी से जा रहे थे, वो गाड़ी भी बरामद है। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो हमको मिल गया है। इनके फोन्स को जब तस्दीक किया गया तो उसमें कुछ पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें ये जो प्लान की चर्चा कर रहे हैं वो सब हमको उपलब्ध हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है क्योंकि अदरवाइज अच्छे खासे एविडेंस तो ये वहां से मिटा कर आई थी। सिर्फ मिलने के लिए उसने मुझे बुलाया था, वही सब करने के लिए। उसके बाद मैंने उसे गोली मार दी जब वो नहीं माना मेरी बात और ज्यादा बदतमीजी कर रहा था तब। कितनी गोली मारी? 4। क्यों मारी आपने? इमरान से, जितेंद्र से क्या ऐसी दुश्मनी थी कि आपने उसे मारा? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो मुझे गलत चीजों को लेके बोल रहा था, गलत काम करने के लिए, और फिर मतलब ब्लैकमेल कर रहा था मेरी वीडियो और फोटोज को कि वो अपलोड कर देगा। इमरान से कैसे संपर्क में आ पाए? इमरान और मैं 3 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। इमरान से आपने शादी भी की थी? जी। निकाह किया था? जी। और नफीस? वो ड्राइवर है। पुलिस ने तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल और इनोवा कार जब्त कर ली है। जी मीडिया के लिए ग्रेटर नोएडा से राजू राज की रिपोर्ट। बात उस शातिर गैंग की जिसकी मेंबर ख्वातीन हैं। ये गैंग दिल्ली में पूरी तरह से एक्टिव है। इस बार इस गैंग ने करोल बाग की एक स्वीट शॉप को निशाना बनाया। उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी करने के बाद गैंग की 2 मेंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। इस गैंग के चोरी करने का अंदाज कैसा है आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग इलाके की हैं, जहां ख्वातीन का गैंग चोरी की वारदात को अंजाम देने निकला है। ये गैंग अपने मकसद में कामयाब भी हो गया, लेकिन इस बार इनकी किस्मत ने पूरी तरह साथ नहीं दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग की 2 मेंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। ख्वातीन का ये गैंग कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, उससे पहले इनके चोरी करने के तरीके से रूबरू करा देते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 19 जनवरी 2018 की सुबह 4:20 की हैं। 5 से 6 ख्वातीन का चोर गैंग करोल बाग की एक स्वीट शॉप को निशाना बनाता है। पहले सभी ख्वातीन अपनी अपनी शॉल को जोड़कर शटर को इस तरह ढकती हैं कि राह चलते लोगों को एहसास न हो कि यहाँ क्या हो रहा है। गैंग में से एक खातून शटर उठाकर स्वीट शॉप के अंदर घुस जाती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पतली दुबली खातून किस तरह शॉप के अंदर पहुंचती है और फिर पलक झपकते ही कैश काउंटर पर पहुंचकर उसका ताला तोड़कर पैसे निकालती है। और बाहर आ जाती है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर ख्वातीन मौके से भाग ही रही थीं कि पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की नज़र उन पर पड़ गई। फिर क्या था, पुलिस ने जब इस गैंग को रोकने की कोशिश की तो ख्वातीन ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन 2 ख्वातीन पुलिस के हत्थे चढ़ गईं।
उधर सुबह होने पर स्वीट शॉप खुली, मैनेजर को कैश काउंटर खुला मिला और उसमें से पैसे गायब मिले। मैनेजर ने मामले की खबर स्वीट शॉप मालिक को दी। मालिक ने मौके पर आकर जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो असलियत से पर्दा उठ गया। जब मैं मॉर्निंग 8 बजे आया यहाँ पे, शटर मैंने ऊपर उठाई थी मैंने, तो गेट खुला हुआ था, कांच वाली है। फिर मैंने लाइट ऑन की शोरूम की, तो फिर मैंने कैश पे ध्यान किया मेरा, तो कैश का ना गला खुला हुआ था। फिर मैंने बॉस को फोन किया कि सर ऐसी बात हो गई है, पैसे नहीं है इसके अंदर। फिर सर आते हैं हमारे और कैमरा चेक करते हैं, और कैमरे में दिख रहे हैं कि एक लड़की है जो कैश लेके जा रही है यहाँ से गला खोल के, और उनके साथ 7-8 लेडीज हैं जो बाहर सपोर्ट कर रही है। और फिर पुलिस वाले आके इनका पेट्रोलिंग भी कर रहे थे उस टाइम में, तो उनको पकड़े और ले गए थाने। स्वीट शॉप मैनेजर की माने तो चोर गैंग ने 30,000 रुपए से भी ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और करीबन 30-32 हजार रुपए का करीबन अमाउंट है जी। 5 से 6 लेडीज दिख रही हैं जी, एक बच्चा है, बाकी 5-6 लेडीज हैं जी, और एक ऑटो वाला उनको छोड़ के गया, वो भी दिखा रहा है वहाँ पे। पुलिस ने इस मामले में 2 ख्वातीन को पकड़ा है। इस गैंग में कितनी ख्वातीन शामिल हैं, ये गैंग अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है, पुलिस इसी तहकीकात में जुटी है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नीरज कुमार गौर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कौन है हरियाणवी फोक सिंगर ममता शर्मा का कातिल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात हरियाणा की मशहूर फोक सिंगर की, जो घर से तो निकली थी भजन प्रोग्राम के लिए, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। उसका गला रेतकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। वारदात को ममता के ही सबसे करीबी शख्स ने अंजाम दिया है। वारदात के पीछे वजह क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीर हरियाणा की मशहूर फोक सिंगर ममता शर्मा की है। भजन सिंगर ममता जहां भी जाती महफिल लूट लेती थी, लेकिन आज ममता इस दुनिया में नहीं है। ममता का गला रेतकर कत्ल कर दिया गया है। ममता की लाश 18 जनवरी को हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के आबाई वतन बनियानी गांव से बरामद की गई थी। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस का दावा है कि ममता का कत्ल उसी के साथी आर्टिस्ट मोहित ने किया है। पुलिस के मुताबिक मोहित ने ही ममता को चाकू मारा और फिर अपने एक मददगार टैक्सी ड्राइवर संदीप के साथ मिलकर लाश को रोहतक के गांव बनियानी के खेतों में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मोहित का ममता शर्मा के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था और इसी के चलते ममता को मोहित ने मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मोहित और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। एक का नाम मोहित है और दूसरे का नाम संदीप है। मोहित का ममता जी के साथ पुराना संबंध था, उनके घर आते जाते थे ये, और उनके प्रोग्राम्स में भी ये अक्सर उन्हीं को लेकर जाते थे। संदीप एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और अपनी गाड़ी किराए पर देता है। मोहित संदीप की गाड़ी को लेकर जाता था और उस गाड़ी से ही ममता को जो बाकी के प्रोग्राम्स है या कहीं और आना जाना है उनमें छोड़ता था। रोहतक के कलानौर की रहने वाली ममता भजन प्रोग्राम की सिंगर थी। ममता 14 जनवरी को अपने घर से गोहाना में किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए निकली थी। साथी आर्टिस्ट मोहित भी उसके साथ ही था। दोपहर के वक्त मोहित ने ममता के घर वालों को फोन कर झूठी कहानी बताई कि ममता अपने किसी जानकार की कार में सवार होकर चली गई है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला। 16 जनवरी को ममता के बेटे ने पुलिस को मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज कराने के वक्त मोहित भी उसके साथ था। मोहित ने अपने साथ एक चाकू रखा हुआ था और गाड़ी में उसने चाकू से ममता के ऊपर वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने गाड़ी
में ही उस डेड बॉडी को रखकर वापस आते हुए संदीप को लिया और पूरी घटनाक्रम की उसको जानकारी दी कि मैंने इनकी हत्या कर दी है। बाद में दोनों ने मिलकर उस शव को पास ही के गांव के खेतों में डाल दिया। उसके बाद इस गाड़ी को साफ़ किया है और इस लेडी के घर जाकर मोहित ने एक बिल्कुल दूसरी कहानी सुना दी। ममता के बेटे ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया था। मुतासिर बेटे का कहना था कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस मामले को संजीदगी से लेती तो आज उसकी मां ममता जिंदा होती। पुलिस, मेरे को लगता है कि पुलिस की भी थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लिया पुलिस ने, नहीं तो मेरी मम्मी आज सही हालत में होती थी, बच सकती थी मम्मी। उधर ममता के शौहर की भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तो किसने उनकी बीवी का कत्ल कर दिया। हमारे को तो इंसाफ चाहिए जी, हमारे को तो किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं था सर। कितने दिनों से इस प्रोफेशन? ये 4-5 साल से काम करती थी सर। हमारा तो किसी के साथ नहीं था, वो उसको मालूम है। अच्छा, क्या करती थी? गाती थी? वो ऐसा है जी, वो कहना है जी अपना जागरण वगैरह काम करती थी सर। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। शुरू से ही रोहतक पुलिस ये मानकर चल रही थी ममता शर्मा का कत्ल उसके किसी जानकार ने किया है। ममता का साथी आर्टिस्ट मोहित पुलिस की रडार पर शुरू से ही था। इसी बुनियाद पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। मोहित को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। पुलिस ने इस मामले में मोहित और उसके साथी ड्राइवर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित ममता के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था और इसी के चलते मोहित ने इतना बड़ा कदम उठाया। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।